हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। अब इस चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं, जो इससे पिछले वाले पार्ट्स की वीडियोज़, जैसे कि सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल मेथड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है ना। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट पहले से तैयार कर चुका हूँ। तो उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आई बटन का है हमारा टॉप, मतलब राइट साइड में टॉप की तरफ में, और अगर आई बटन पे नहीं मिलता आपको लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ठीक है ना। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की तरफ। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो मोड होता है, उसका मोड होता है सेक्सुअल मोड होता है। ठीक है ना। अब सेक्सुअल मोड के अंदर आपको पता है मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। अब मेल और फीमेल की कंडीशंस होती हैं कुछ, कि मेल और फीमेल कब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली मेल और फीमेल तभी रिप्रोडक्शन कर पाएंगे जब उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना। जब मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको दिख रहा है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो बेसिकली जब ये ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद ही आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये डेवलप एक सर्टेन एज पे जाके होते हैं। अब वो एज कौन सी होती है, और मतलब हम कैसे जज कर पाएंगे कि हमारे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं नहीं हो चुके। तो उसके लिए एक एज होती, मतलब उसके लिए एक एज टाइम पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है ना। ये हर किसी ह्यूमन बीइंग के लाइफ टाइम में होता है, मतलब लाइफ में होता है। बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि फेस पे पिंपल्स आ जाना, या फिर आपके जो हेयर्स हैं वो बॉडी मतलब जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके ऊपर हेयर्स आने लग जाते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो जैसे प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड होता है, मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज थोड़ी जल्दी आ जाती है, मतलब समझ लो 10 साल से शुरू हो जाती है। मतलब जब मतलब एक गर्ल 10 ईयर्स की होगी तो 10 ईयर्स से उसके अंदर वो प्यूबर्टी के चेंजेस आने लग जाते हैं, और अराउंड 15 मतलब 16 के अराउंड, या 16 या 17 के अराउंड तक ये चेंजेस खत्म हो जाते हैं, मतलब इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर जैसे चेंजेस आते हैं 10 से 17 साल के बीच में, जैसे कि पहली बात तो उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे, जो प्राइवेट पार्ट्स होंगे वहाँ पे हेयर्स ग्रोथ हो जाती है, हेयर ग्रोथ आती है वहाँ पे। ठीक है ना। वहाँ पे हेयर ग्रोथ आती है। उसके बाद हेयर ग्रोथ आने के बाद जैसे कि उनके जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है उनका। ठीक है ना। ब्रेस्ट साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज होने के बाद उनके निप्पल का जो कलर होता है, वो डार्क होने लग जाता है, डार्क इन कलर हो जाता है। ठीक है ना। और उनकी वॉइस जो होती है वो श्रिल हो जाती है, श्रिल, पतली और थोड़ी तीखी भी। अब मेल का कुछ अलग फंडा है। मेल के अंदर क्या होता है कि जो प्यूबर्टी एज है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो बेसिकली जो है वुमेन से थोड़ा लेट शुरू होता है उनका। मतलब फॉर एग्जांपल 11-12 से मतलब मेल के अंदर ये चेंजेस आने लग जाते हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है अराउंड 18-17। 11 या 12 साल से शुरू होता है, और उसका जो चेंजेस आते 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 वो 17-18 तक चले जाता है। तो बेसिकली 17-18 तक मतलब ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद चेंजेस नहीं आते ज़्यादा। जैसे कि इसमें वोकल कॉर्ड आपकी जो होती है, मतलब जो वॉइस होती है आपकी, क्रैकिंग वॉइस होने लग जाती है, वॉइस आपकी क्रैकिंग होने लग जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे कि लाउड हो जाती है आपकी वॉइस। आपके जो आर्म्स होंगे, जो आपके लेग्स होंगे, आर्म्स एंड लेग्स में क्या होगा, आपके थिन हेयर्स डेवलप होने लग जाएंगे, थिन हेयर आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। सेकेंड थिंग जो है कि आपके फेस पे पिंपल्स आने लग जाएंगे, जवानी के दाने जिन्हें कहते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि आप और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे जो है हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे। समझ रहे होगे आप तो। ठीक है। तो बेसिकली ये जब चेंजेस आने लग जाएं आपकी बॉडी में, और ये चेंजेस जो फुल्ली, देखो ये चेंजेस आते हैं सिर्फ 11 से मतलब जैसे 11 से 18 साल तक के बीच में आते हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल के अंदर 10 से 16-17 साल के बीच में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इन चेंजेस के आने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हो चुके हैं, फुल्ली डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके सेक्स ऑर्गन के अंदर भी डेवलपमेंट होती है। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस आना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस नहीं आ रहे तो समझ लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना।
अब हम पढ़ लेते हैं इनके फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मेल का सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर देखो यूट्रस दे रखा है, यहाँ पे वास डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे टेस्टिस दी हुई है, यहाँ पे स्क्रोटम के बारे में बताया, यहाँ पेनिस दे रखा है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ ब्लैडर, यहाँ सेमिनल वेसल्स। तो मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके क्या होता क्या है। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो हम पढ़ ही से ले रहे हैं स्पर्म के लिए, कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म को कैसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है, ये सब। तो आइए जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस ही पहली स्टेज होती है जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है, ठीक है ना। और टेस्टिस को किसने कवर करके रखा होता है? स्क्रोटम ने कवर करा होता है टेस्टिस को, ठीक है ना। और बेसिकली टेस्टिस जो होती है वो हमेशा ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड होती है, मतलब बाहर होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होती है। टेस्टिस क्या होती है? बॉडी के बाहर रखी जाती है। इसलिए रखी जाती है ताकि वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना। एंड दूसरी बात, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। उसके बाद स्पर्म बनने के बाद वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है, वास डिफरेंस की मदद से स्पर्म आगे जाता है। अब वास डिफरेंस की मदद से स्पर्म आगे तो जाता है, लेकिन उसके बाद इसके बीच में मिलते हैं कौन? एक मिलता है सेमिनल वेसल, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बोल रहा हूँ सब डायग्राम के अंदर है, तो आप देख सकते हैं साथ साथ ही। उसके बाद इसको मिलता है सेमिनल वेसल, सेमिनल वेसल के बाद इसको मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल, ये करते हैं, ये मदद करते हैं किसकी? स्पर्म की, ताकि वो क्या कर सके? फ्लुएंटली और मतलब आसानी से ट्रांसपोर्ट करा जा सके, ठीक है ना। और ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद ये जाता है ब्लैडर के पास। किसके पास जाता है? ब्लैडर के पास। तो ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर क्या करता है? बेसिकली कनेक्ट करता है इसको किससे? यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। यूरेथ्रा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यूरेथ्रा को। तो यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है ब्लैडर। अब देखो यूरेथ्रा जो होता है ना, ये पाथवे है जहाँ से मतलब ये एक पाथवे है जहाँ से स्पर्म बॉडी के बाहर आएगा, ठीक है ना। अब यही चीज़ का, इसी यूरेथ्रा का इस्तेमाल यूरिन को बाहर निकालने के लिए भी करा जाता है, ठीक है ना। और इसी चीज़ का इस्तेमाल हम स्पर्म को रिलीज करने में भी यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली स्पर्म और यूरिन का पाथवे क्या है? यूरेथ्रा, जो कि सेम है। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इतनी ही चीज़ थी, स्पर्म, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड स्पर्म, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात बतानी है कि एक टाइम पे जो टेस्टिस है कम से कम मिलियन ऑफ स्पर्म्स को जनरेट करता है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स को जनरेट करता है। अब इनमें से सिर्फ कुछ ही स्पर्म्स होते हैं, 1 या 2 स्पर्म होते हैं जो कि एग को फर्टिलाइज कर पाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जो जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल इन नेचर होते हैं। मोटाइल इन नेचर का मतलब है ये मूविंग होते हैं, ठीक है ना, ये मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजीना है एंड ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं सिर्फ एग के लिए, कि एग इसके अंदर कैसे फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद बेबी कैसे बाहर आता है। तो बेसिकली इसका पहला जो स्टेज होता है, देखो स्पर्म जो होता है, जब स्पर्म पेनिस से रिलीज होता है तो वो कहाँ जाता है? वो वेजिना के अंदर जाता है। देखो वेजिना के अंदर जाता है, वेजिना से होते हुए फिर वो सेरेविक्स से पास होते हुए फिर वो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब से पास होते हुए कहाँ चला जाता है? वो एग के पास चला जाता है। तो पहला क्या होगा? वो वेजिना से पास आउट होगा, फिर वो सेरेविक्स को क्रॉस करेगा, उसके बाद वो यूट्रस को क्रॉस करेगा, यूट्रस को क्रॉस करने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से वो कहाँ जाएगा? ओवरी के पास जाएगा। और ओवरी के अंदर ऐसा क्या होगा? ओवरी के अंदर होगा एग, और जब एग और स्पर्म आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे हमारे पास जायगॉट, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे जायगॉट, बना देंगे वो। अब जायगॉट ही एक पहली स्टेज होती है जो कि बेबी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं कि जायगोट के बाद ऐसा क्या होता है, कि बेबी की कैसी डेवलपमेंट होती है, वो सब पढ़ते हैं। तो
मैं आपको यू मार्कर से बताता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो आइए देखिए, होता क्या है कि जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसमें जो चीज़ बनती है उसका नाम क्या होता है, जाइगोट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जाइगोट बनने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम इस चीज़ को। अब जाइगोट के बाद क्या, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट क्या होगा, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाएगा, यूट्रस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। आई रिपीट, कहाँ जाएगा जाइगोट, उसके बाद यूट्रस की तरफ जाएगा। देखो होता क्या है कि जाइगोट बनने के बाद वो कहाँ जाता है, यूट्रस की तरफ जाता है, और उसके बाद जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, एम्ब्रॉय की होती है। अच्छा, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब जाइगोट यूट्रस की तरफ जाता है तो यूट्रस जो होता है ना, अपने आप को पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। वो प्रिपेयर क्यों करता है अपने आप को, देखो अल्टीमेटली जो हमारा बेबी है वो किसके पास है, किसके अंदर है, वो जाइगोट के अंदर है। मतलब जाइगोट ही एक तरह से हमारा बेबी है, तो हम चाहेंगे नहीं हमारे बेबी को कुछ हो, तो उसके लिए यूट्रस क्या करता है, अपनी वॉल्स को थिक कर लेता है। अपनी वॉल्स को कैसे कर लेता है, थिक कर लेता है, मोटी कर लेता है। अब मोटी करने का क्या रीज़न है, देखो मोटा करने का रीज़न ये है क्योंकि देखो जितने भी जर्क्स वगैरह होंगे ना, जितने झटके वगैरह लगते हैं, जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में जर्क्स आने लग जाते हैं, कहीं आप गिर गए या फिर कई बार टकरा गए, तो जर्क की वजह से क्या होता है कि जाइगोट को हार्म पहुंचने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उस जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए यूट्रस की वॉल को थिक कर जाता है, ताकि वो जो जर्क है यूट्रस एब्जॉर्ब कर ले और जाइगोट के पास कोई हार्मफुल चीज़ पहुंचे ही ना, मतलब इफेक्ट ना आए जाइगोट के ऊपर कोई भी। तो उसके बाद जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है किसकी होती है, एम्ब्रॉय की होती है, ठीक है ना। एम्ब्रॉय के बाद हमारा बनता है फीटस, और फीटस के बाद बनता है इन्फेंट, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है पूरा, पहले स्पर्म और एग मिलेंगे, जाइगोट, फिर एम्ब्रॉय, फिर फीटस, फिर इन्फेंट बनेगा। अब आपको एक चीज़ के अंदर ये बतानी है, अभी देखो एम्ब्रॉय बना, फीटस बना, इन्फेंट बना, अब इन सबको न्यूट्रिशन तो चाहिए था, तो इन्होंने न्यूट्रिशन लिया कहाँ से, तो इनको न्यूट्रिशन किसने दिया, इनको न्यूट्रिशन दिया प्लेसेंटा ने, ठीक है ना। प्लेसेंटा ने, प्लेसेंटा क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी विली प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, विली क्या होता है, मतलब समझ लो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे हमारे हाथ होते हैं उसी की तरह होते हैं, बहुत सारी होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब प्लेसेंटा ही क्या करता है कि जो बेबी होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसको फूड प्रोवाइड करता है, और उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और भी अदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा ही क्या एक जरिया है जिसकी थ्रू बेबी क्या करता है, फूड और ग्लूकोज को मदर की वॉम्ब में से एब्जॉर्ब करके बेबी को ट्रांसफर करता है, और तभी बेबी की ग्रोथ होती है। आई रिपीट, प्लेसेंटा क्या करता है, फूड और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है मदर के वॉम्ब में से और उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, बेबी के पास। फिर बेबी उस फूड और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रो करता है। और ऑब्वियसली एक बेबी जो होगा, एक ह्यूमन बीइंग, बेबी भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो बेबी क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल जनरेट करेगा। अब उस वेस्ट मटेरियल को कैसे हम बाहर निकालें, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी प्लेसेंटा ही बेबी का जो वेस्ट होता है उसको प्लेसेंटा ही वॉर्म के अंदर रिलीज कर देता है दोबारा, मतलब मदर के वॉर्म में ही दोबारा वो वेस्ट को रिलीज कर देता है, और मदर के वेस्ट के साथ ही बेबी का वेस्ट भी बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, वेस्ट भी बाहर आता है और उसको फूड और ग्लूकोज भी प्रोवाइड करा जाता है बेबी को। क्लियर है बातें। तो प्लेसेंटा का एक बहुत बड़ा रोल होता है, प्लेसेंटा अगर नहीं होगा तो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, होगा तो सही मम्मी के पास, मतलब वॉर्म मदर के पास, लेकिन बट उसको वो प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है ना। अब कैसे प्रोवाइड करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। क्लियर है बातें। तो अब हम इसकी एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जब एक गर्ल प्रोड्यूस होती है, मतलब जब एक गर्ल बॉर्न होती है, तो उसके पास ना मतलब थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। तो वो इमेच्योर एग ना कोई काम के नहीं होते। तो जैसे जैसे गर्ल बड़ी होती है तो उसके जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद
वो रेडी हो जाते हैं कि अब वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। जब वो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसी के बाद ही बेबी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, उसमें से वो सारे के सारे मैच्योर होते हैं, और उसमें से जब बेबी बड़ा होता है, मतलब जब गर्ल बड़ी होती है, तो उसके एग्स मैच्योर होने लग जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मतलब क्या होगा कि अगर एग फर्टिलाइज ना हो, तो वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो हम आगे देखते हैं कैसे, मतलब क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। अब एग फर्टिलाइज ना होने का मतलब ये है कि जब एग के पास स्पर्म नहीं पहुंचता तो उस दौरान क्या होता है। जब एग के पास स्पर्म नहीं पहुंचता ना, तो उस दौरान क्या होता है कि बेसिकली जो एग होता है वो डेवलप तो हो नहीं पाता, क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिलता। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो है एग जो है वो ब्रेक डाउन होके ब्लड की फॉर्म में बाहर आने लग जाता है। ठीक है ना। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे क्या होता है उसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, क्या था यहाँ पे एग था। अभी एग क्या हो गया भाई, ये मैच्योर हो गया पूरा एग। ठीक है ना, एग क्या हो गया, मैच्योर हो गया। एग मैच्योर होने के बाद कहाँ आ गया भाई, फैलोपियन ट्यूब से सीधा का सीधा यहाँ आ गया यूट्रस के अंदर। ये आ गया यूट्रस के अंदर। अब आपको पता है कि जब एग मैच्योर होने के बाद यूट्रस के अंदर आता है, तो यूट्रस की वॉल कैसी हो जाती है, यूट्रस की वॉल हो जाती है थिक हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। अब आपको पता है कि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास स्पर्म नहीं है। जब इसके पास स्पर्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये आगे मैच्योर ही नहीं हो पाएगा और फर्दर डेवलप्ड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बेबी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, हमें स्पर्म चाहिए और साथ ही साथ एग चाहिए। अब एग तो है लेकिन स्पर्म नहीं है, तो अगर स्पर्म नहीं होगा तो बेबी नहीं हो पाएगा। अब होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हो यूट्रस, तो ये यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना, धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होने लग जाती है। धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाती है यूट्रस की वॉल। अब यूट्रस की वॉल में था क्या, यूट्रस की वॉल में ब्लड ही तो था, एक तरह से लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में ब्लड ही था। अब इसकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होने लग जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये वजाइना के थ्रू क्या होने लग जाती है, बाहर आने लग जाती है लिक्विड फॉर्म में। अब ये रेड कलर का लिक्विड होता है। अल्टीमेटली ये खून ही होता है, ब्लड ही होता है, जो कि कहाँ से निकल रहा होता है, यूट्रस की लाइनिंग में से निकल रहा होता है, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग का ब्रेक डाउन होने लग जाती है। क्योंकि एग जो है वो आगे फर्टिलाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पर्म नहीं है। तो इसलिए यूट्रस क्या करता है, यूट्रस अपने आप को ब्रेक डाउन करता रहता है, और करने के बाद वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। लेकिन जब वो नॉर्मल शेप में आता है तो उस दौरान उसके जो जितने भी वॉल्स के अंदर उसने ब्लड एक्यूमुलेट कर रखा था, वो ब्लड रिलीज होने लग जाता है और वो वजाइना के थ्रू बाहर होने लग जाता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो बेसिकली ये फीमेल के अंदर हर एक महीने में होता है। ये साइकिल जो होती है एवरी मंथ गर्ल के अंदर होती है, एवरी मंथ। इन एवरी मंथ एक टाइम, हर महीने में एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि क्या होगा, आपकी वजाइना में से रेड कलर का लिक्विड, मतलब जो रेड लिक्विड है वो बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है ना। बेसिकली होता वो ब्लड ही है, और वो होता क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक डाउन होने लग जाती है, जिस वजह से वो ब्लड आपके मतलब वजाइना से बाहर आता है। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि मेल और फीमेल प्रिपेयर हों। ठीक है ना, मेल और फीमेल क्या हों, प्रिपेयर हों। प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि उनके हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ बात करी जा रही है क्या। ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल की हेल्थ का गुड होना ज़रूरी है। अगर मेल और फीमेल की, अब देखो हेल्थ को हम एक चीज़ से जज नहीं कर सकते, हेल्थ को हम जज करते हैं मेंटली भी, फिजिकली भी एंड सोशली भी। ठीक है ना। अगर मेल और फीमेल हेल्थी हैं तो तभी वो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके सीधा सीधा इफेक्ट उनके बेबीज़ पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप रिप्रोडक्शन करता है कोई भी मेल और फीमेल, तो उसको मेंटली, फिजिकली एंड सोशली तीनों तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। अदरवाइज जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। ठीक है ना।
तो इस कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मेंटली टॉर्चर करते हैं, जैसे कि कई बार जैसे कि जो मैरिड कपल्स होते हैं तो कई बार फैमिली प्रेशर आता है कि हाँ भाई हमें वो चाहिए, बेबी चाहिए, ठीक है ना। एंड कई बार कई पर्सन जो होते हैं फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते, क्या तैयार नहीं होते, ठीक है ना, बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। और कई बार सोशियोलॉजी इन द सेंस मतलब आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी कहती है कि आपको अब बेबी प्रोड्यूस कर लेना चाहिए, भले ही आप प्रिपेयर ना हो फिर भी वो सोशली आपको प्रेशर करते रहते हैं कि हाँ आपको बेबी होना चाहिए अब। तो बेसिकली अगर आप मेंटली, फिजिकली एंड सोशली प्रिपेयर हो तो ही रिप्रोडक्शन करना तभी रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज रिप्रोडक्शन करने के, अगर आप हेल्थी नहीं हो तो रिप्रोडक्शन अगर आप करते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके बेबी के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लेते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप मतलब अपने स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचा पाओगे, या फिर आप कह लो कि आप इंटीमेट होना चाहते हो बट आप ये चाहते हो कि आपका बेबी ना हो। फॉर एग्जांपल कि आप एक मैरिड कपल हो और आप चाहते हो कि आपका बेबी का फॉर्मेशन ना हो, आप बेबी प्रोड्यूस ना करो, लेकिन आप फिर इंटीमेट होना चाहते हो। और आई होप आप इंटीमेट का मतलब समझते हो क्या होता है इंटीमेट का मतलब, और आप इंटीमेट होना चाहते हो बट आप बेबी प्रोड्यूस करना नहीं चाहते, तो उसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है? सबसे पहला मेथड जो होता है कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। आज जैसे मान के चलो आपको बेबी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मतलब एज अ फॉर इंजॉयमेंट के लिए आपको इंटीमेट होना है, तो आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है कि आपका स्पर्म जो होता है वो कॉन्डम एक पाउच होता है, उसी के अंदर ही क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, वो फीमेल के वजाइना के अंदर ट्रांसफर ही नहीं होता, वो जाता ही नहीं, और जब वो जाएगा ही नहीं एग के पास तो बेबी प्रोड्यूस होगा ही नहीं। दूसरा मेथड ये है कि पिल्स का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। पिल्स क्या होती हैं? गोलियां होती हैं जो कि आप इंटीमेट होने से पहले यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और आपका बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा क्या मेथड होता है यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे कॉपर टी मेथड होता है। कॉपर टी क्या होता है? जैसे कि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में लेके जाता हूँ, देखो होता क्या है कि यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर इस तरह से टी शेप में आपके यूट्रस के अंदर एक चीज़ इंसर्ट करी जाती है टी शेप में, जिससे क्या होता है यहाँ से ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज होने के बाद जैसे स्पर्म आगे की तरफ जाएगा तो स्पर्म इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जब वो इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो वो एग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब वो एग के पास नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो कॉपर टी में क्या होता है? एक टी शेप का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करा जाता है जो कि आपके यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा जाता है, उल्टा टी, ठीक है ना। जिससे क्या होता है फिर स्पर्म आगे ट्रेवल नहीं कर पाता और वो जा ही नहीं पाता। अब जो चौथा मेथड है वो क्या है? सर्जिकल मेथड है। वो क्या है? सर्जिकल में क्या होता है? सर्जिकल मेथड में क्या होता है? यहाँ पे देखा होगा, आपने जैसे यहाँ पे देखा होगा ये फैलोपियन स्लाइड्स में, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है ना। सर्जिकल मेथड में सर्जरी को ना ब्लॉक कर दिया जाता है, ऐसे को ना ब्लॉक कर दिया जाता है ऐसे, और ब्लॉक करने के बाद स्पर्म आगे यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं हो पाता, एग फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सर्जिकल मेथड में, तो यहाँ पे सर्जिकल मेथड में ब्लॉक कर दिया जाता है। ये फीमेल वाले केस में, जब फीमेल वाले केस में जो अगर मेल में सर्जिकल मेथड करा जाए तो सर्जिकल मेथड करा जाए तो मेल के अंदर क्या होता है? देखा होगा ये आपने इधर देखा होगा, ये वास डिफरेंस था ना, ये वास डिफरेंस की ट्यूब को कर दिया जाता है, ब्लॉक की ट्यूब को कर दिया जाता है, सर्जरी से इसको वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, और ब्लॉक करने के बाद जो स्पर्म रिलीज होता है, जो वो वास रिलीज होता है ट्यूब के अंदर ही रह जाता है, वो आगे ट्रांसफर ही रह जाता है, वो आगे ट्रांसफर हो गया। ये होता है सर्जिकल, ये होता है सर्जिकल। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया, कैसे होता है और मेल में कैसे होता है, और मेल में कैसे, ठीक है। मैंने आपको दोनों बता दिया मेल में कैसे होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। टोटल 4 वीडियोस बना चुका हूं, सब वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है ना, टोटल 4। तो ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा चैप्टर आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। आई होप आपको, और हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।